कहानी की शुरुआत आज होती है जब कुछ सैनिक एक भागे हुए कैदी के पीछे घने और अंधेरे जंगल में दौड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और घुटनों पर बैठने का हुक्म देते हैं। तभी कैप्टन अपना पिस्तौल निकालता है और कैदी के सिर पर तान देता है। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, अचानक अपना इरादा बदल देता है। इसके बाद वो कैदी को घसीटते हुए कैंप में ले आते हैं। जब उसे जापानीज कमांडर के सामने पेश किया जाता है तो कमांडर बिना किसी रहम के सिपाहियों को आदेश देता है कि उसका सिर काट दिया जाए। उसके बाद जेम्स कैंप से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। कैप्टन हिरानो उसे घुटनों पर बैठने का हुक्म देता है। जेम्स बिना किसी विरोध के चुपचाप घुटनों पर बैठ जाता है। तभी हिरानो अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है। जेम्स ने सही एंगल से एक ही वार में सिर काटने के लिए अपनी पोजीशन तय की, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, जेम्स आखिरी पल में पीछे हट गया, जिससे उसकी वार खाली चली गई। ये देखकर पहरेदारों ने भी उस पर हमला कर दिया, मगर जेम्स ने सभी को मार गिराया। उसने किसी को भी नहीं बख्शा, यहाँ तक कि उनके कैप्टन को भी नहीं। फिर वहां से भागने के लिए जेम्स जंगल की ओर दौड़ा, लेकिन जापानीज सैनिक तुरंत उसके पीछे लग गए। थोड़ी देर में वो उसे पेड़ों के बीच ढूंढ लेते हैं। इस अफरा तफरी में जेम्स एक ट्रैप में फंस जाता है जो उन्होंने पहले से लगाया हुआ था। उसकी नाइफ भी गिर जाती है और वो उस जाल से निकल नहीं पाता। जब वो सब वापस कैंप पहुंचे तो कमांडर गुस्से में बोला, क्या ये लड़का अभी तक जिंदा है? मैंने तो कहा था इसे मार दो। कैप्टन ने जवाब दिया। जेम्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो उसी ट्रैप में फंस गया जो उन्होंने पहले से लगाया था। जब कमांडर को पता चला कि जेम्स ने उनके सैनिकों और कैप्टन हिरानो को मार दिया है तो उसका खून खौल उठा। वो तुरंत जेम्स के पास गया, उसकी आर्मी बैज छीनी और गुस्से में बोला, हिरानो मेरे लिए भाई जैसा था और तूने उसे मारकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आज की जीत मना ले, क्योंकि कल तुझे कुत्तों की तरह मारा जाएगा। जैसे ही जेम्स वहां से गया, कैप्टन ने पूछा, क्या तुम चाहते हो मैं उसे अभी मार दूं? लेकिन कमांडर समझ गया था कि ये कैदी मौत से नहीं डरता, इसलिए उसने तय किया कि इसके साथ कुछ ऐसा किया जाएगा जो पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने एक लड़ाई की तैयारी की जिसमें जेम्स को दर्दनाक तरीके से यातना देकर मारने की योजना थी। ये सब बाकी कैदियों के लिए एक सबक था। उसके बाद जेम्स को उसकी सेल में बंद कर दिया गया और गार्ड उसे पूरे 24 घंटे नजर में रखते रहे। जापानियों ने अपने कैंप में जेम्स जैसे कई कैदियों को कैद कर रखा था और उनमें से बहुत से लोग उनके जुल्म से मारे जा चुके थे। रात में सारे कैदी धीरे धीरे एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनमें से एक ने जेम्स से कहा, हम भले ही कैदी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम अपना नियम और अनुशासन बनाए रखते हैं। इस कैंप में कुछ कायदे हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है, वरना यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा लीडर भी यहाँ है, लेकिन उसे दूसरी सेल में रखा गया है। तुम उससे कल मिलोगे? जेम्स ने धीमी आवाज में कहा। कौन जानता है मैं कल तक जिंदा रहूंगा या नहीं। इन जापानियों ने धमकी दी है कि वो मुझे कल मार देंगे। बाकी कैदियों को पता चल गया कि जेम्स ने उनके 3 लोगों को मार डाला है। कैप्टन समेत सबने उसके लिए दुआ की। जेम्स ने सोचा कि वो आज रात ही भाग जाएगा, लेकिन एक कैदी ने उसे समझाया, यहाँ से भागना कोई बड़ी बात नहीं है। असली सवाल ये है कि भाग कर जाएगा कहाँ? ये जंगल बहुत खतरनाक है। उस कैदी ने कहा, इस कैंप में वही लोग जिंदा रहते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। जो कैदी कमजोर पड़ जाते हैं उन्हें एक दूसरा कैंप भेज दिया जाता है जो यहाँ से 100 मीटर दूर है। सुना है वहाँ कैदियों को पैदल ही भेजा जाता है और रास्ते की थकान से कई लोग मर जाते हैं। ये सब सुनकर जेम्स सोचने लगा, काश वो उसे उसी वक्त मार देते। इस दर्द से तो मौत ही बेहतर होती। अगले दिन सुबह सभी कैदियों को बाहर निकाल दिया गया और आदेश मिला। सीधा आदेश कमांडर ईटो की तरफ से आया था। एक सिपाही तलवार लेकर आगे बढ़ा और जेम्स के पास पहुंचा जो बीच में खड़ा था। जेम्स को लगा उसकी मौत अब पक्की है, लेकिन सिपाही ने उसे मारने के बजाय उसकी हथकड़ियां खोल दी। ये देखकर जेम्स हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद 3 और कैदियों को मैदान में लाया गया। कमांडर आइटो ने कहा, इन तीनों को उनकी सेल में खाना छुपाते हुए पकड़ा गया है ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत न करे। आज इन्हें सबक सिखाया जाएगा। इसके बाद ईटो ने एक कुर्सी मंगवाई और आराम से बैठ गया। फिर एक सिपाही ने घंटी बजाई और उसके बाद एक लड़का मैदान में उतरा। उसे सब डेथ मर्चेंट यानी ताजिर ए मौत कहते थे। कमांडर ने आदेश दिया कि ये तीनों कैदी अब उसी लड़के से लड़ेंगे, लेकिन उस लड़के के सामने वो तीनों कुछ भी नहीं थे। उनको वैसे भी मार दिया जाएगा। इसलिए एक कैदी आगे बढ़ा और हमला करने लगा, पर उस फाइटर ने एक ही पंच में उसे गिरा दिया। बाकी भी कोशिश करने लगे, पर किसी के पास टिकने की उम्मीद नहीं थी। फाइटर ने उन पर लगातार वार किए जब तक वो आधे मरे हुए नहीं रह गए। ये लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो गई। अब जेम्स की बारी आई। कहा गया, लड़ो जब तक किसी की मौत न हो जाए। फाइटर पूरी तरह तैयार दिख रहा था, पर उसने जेम्स को हल्के में लिया और ये उसकी गलती साबित हुई। जैसे ही फाइटर ने आगे बढ़कर वार किया, जेम्स ने एक ही पंच से उसे गिरा दिया। फिर जेम्स ने दोनों हाथ जोड़कर फाइटर के सिर पर जोरदार वार मारा। वो तुरंत मर गया। उसकी रूह निकल गई इससे पहले कि वो जमीन पर गिरे। जेम्स ने उनके सबसे अच्छे फाइटर को ऐसे मार दिया जैसे एक कीट को मारते हैं। लोग खड़े रह गए और यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। सैनिक भी सदमे में थम गए। आइटो इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा लाल हो गया और वो जैसे फूट पड़े। कैप्टन ने कहा, तुझे अभी खत्म कर देना चाहिए। इस
इससे पहले कि बाकी कैदी उसकी हिम्मत से उठ खड़े हों। पर ईटो ने कहा, ये बाकी कैदियों जैसा नहीं है, ये अपनी कीमत आज या कल चुकाएगा। एक बात पक्की है, ये मरेगा और उससे पहले उसे बहुत बुरा हाल किया जाएगा। अगले दिन एक कैदी गैब्रियल ने कहा, कल ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जेम्स की मुलाकात कॉलिन से हुई, जो उनका कैप्टन था। कॉलिन की टांग एक्सप्लोजन में घायल थी, इसलिए वो मुश्किल से चल रहा था। उसने जेम्स से पूछा, तुमने ये जबरदस्त लड़ाई कहाँ सीखी? मैं यहाँ महीनों से हूँ और कभी नहीं देखा कि कोई हलबे से जिंदा निकले या खड़ा रहे। जेम्स ने कहा कि वो किसी एक जगह का नहीं है। मैंने हांगकांग, थाईलैंड और जापान में ट्रेनिंग ली है और हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखा। फिर कैप्टन आया और जेम्स को लेकर ईटो के पास गया। ईटो ने वही सवाल पूछा, तुमने ये लड़ाई कैसे सीखी और अब इसे हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है? जेम्स ने ईटो के सवालों का जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर उसे भड़का रहा है। ईटो ने उसकी माँ बाप की बैज मांगी और लौटा कर नहीं दी। सजा के तौर पर ईटो ने उसके चेहरे पर हल्का जख्म किया ताकि खून सामने आ जाए। उसे पाबंद किया गया और कहा गया, अच्छी नींद ले, कल तेरी मौत पक्की है और तू वापस नहीं उठेगा। अगले दिन जेम्स फिर से लड़ाई के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वो बाहर आया, लोग उसका नाम लेकर चिल्लाए। पर यह लड़ाई बिल्कुल नाइंसाफ थी। एक पंक्ति में कई फाइटर खड़े थे जिन्हें जेम्स को एक एक कर हराना था। घंटी बजी और सब एक साथ मुजलिहा की तरह जेम्स पर टूट पड़े, लेकिन जेम्स वो अखाड़े में उतर चुका था, पूरी तरह तैयार। थोड़ी ही देर में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि कुछ लोग अखाड़ा छोड़कर भाग गए, लेकिन जेम्स ने किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया। वो सबको पकड़कर बेरहमी से मार रहा था। आखिर में उसने एक आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसका दम घोंटने लगा। वो आदमी भी जापानी था, लेकिन उसके किसी साथी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर में जेम्स ने उसे खुद ही जिंदा छोड़ दिया, जैसे वो साबित करना चाहता हो कि वो सबसे ताकतवर है, पर कोई बेवजह का कातिल नहीं। कमांडर दूसरी बार बुरी तरह बेइज्जत हुआ। जेम्स जिस तरह कैदियों को जोश दिला रहा था, वो उनके कैंप के नियमों के खिलाफ था। कमांडर को लगा कि ये बगावत की शुरुआत है। कॉलिन ने उससे कहा, तूने उसे मारा क्यों नहीं? तू तो आसानी से उसका काम तमाम कर सकता था। जेम्स ने कहा कि वो लोग बस अपने कमांडर के आदेश निभा रहे थे। ईटो ने उन लड़कों को जो लड़ाई हार गए थे मारने का आदेश दिया। इससे साफ दिखता है कि उसकी अपनी फौज के प्रति भी कोई इंसानियत नहीं है। गैब्रियल ने कहा कि एक हफ्ते बाद उन्हें दूसरे कैंप भेज देंगे। हो सकता है कि वो जगह यहाँ के नरक से कुछ बेहतर हो। कॉलिन ने बताया कि ईटो और जापानी रास्ते में कैदियों को मार भी देते हैं, खासकर वो जो ठीक से चल नहीं पाते। जेम्स ने कहा कि उसे एक रेडियो चाहिए। अगर हमारी सेना अभी भी कोस्ट पर मौजूद है तो बचने की अच्छी उम्मीद बनी रहती है। जेम्स ने कहा कि उन्हें रेडियो के जरिए संपर्क करना होगा और सारी जानकारी देनी होगी। सच में एक रेडियो उस गार्ड के पास था जो वॉच टावर के पास तैनात था। अगले दिन कुछ कैदियों ने मिलकर कैंप में झगड़ा शुरू कर दिया। गार्ड्स को लगा कि मामला गंभीर है, इसलिए सब नीचे उतर आए ताकि झगड़ा रोक सकें। उसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स टावर पर चढ़ गया और रेडियो चुरा लिया। इसी बीच गार्ड्स ने भीड़ को शांत करने के लिए हवा में गोलियां चला दी, लेकिन तब तक जेम्स अपना काम पूरा कर चुका था और मजबूत कदमों से वापस लौट रहा था। उसी दौरान एक नर्स ने जेम्स को देख लिया। जेम्स ने उसे धीरे से कहा कि वो बिल्कुल चुप रहे। तभी एक गार्ड वहां पहुंचा और उस नर्स को परेशान करने लगा। जब उसने विरोध किया तो गार्ड ने उसे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर अच्छी बात यह हुई कि वो जेम्स को नहीं देखा और चला गया। जेम्स को नर्स पर तरस आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। उसके बाद उसने जल्दी से रेडियो छुपाया और समझदारी से उसे अपनी सेल में रख दिया। अंधेरे में एक कैदी ने कहा कि इस रेडियो से हम सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन अगर मदद का सिग्नल भेजा तो पकड़े जाएंगे और सब मारे जाएंगे। उसने ये भी कहा कि अगर उन्हें पता चल गया कि रेडियो गायब है तो वो हमें तब तक तड़पाएंगे जब तक वो मिल नहीं जाता। लेकिन जेम्स ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, उनके पास ऐसे बहुत से रेडियो हैं, एक गायब हुआ तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन सुबह सारे कैदी बाहर खड़े थे और कहा गया कि कुछ कैदी देखे गए हैं जो जगहों पर जा रहे हैं। कैंप में किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। एक आदमी ने अपनी उंगली से कॉलिन की तरफ इशारा किया, लेकिन कॉलिन ने कहा, तुम गलत आदमी पर इशारा कर रहे हो। इसके बाद उन्होंने एक कैदी को पकड़कर हलबे में घसीटा और उससे उसके साथियों के नाम पूछे। उन्होंने वादा किया कि अगर वो नाम बता देगा तो उसकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। कैदी ने डर के मारे नाम बता दिए, लेकिन ईटो ने अपना वादा नहीं निभाया और सबके सामने उन दोनों को मार डाला। रात में जेम्स उस कैदी के पास गया और पूछा, तुम उन दोनों को जानते थे, है ना? अगर वो रास्ता जानते थे तो तुम्हें भी पता होगा। कैदी डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं वो भी धोखा न खा जाए, इसलिए उसने पहले कुछ नहीं बताया। लेकिन जब सबने उससे गिड़गिड़ाकर पूछा तो उसने एक साधारण सा निशान बता दिया। वो रास्ता ऐसा था जहां से बिना गार्ड्स की नजर में आए बाहर निकला जा सकता था। उसी रात जेम्स ने रेडियो उठाया और जंगल के घने पेड़ों के बीच से निकल गया। वो बहुत दूर तक गया, जब तक कि कैंप पूरी तरह पीछे न छूट गया। जब उसने रेडियो चालू किया तो उसे कुछ लोग नवाजो भाषा में बात करते हुए सुनाई दिए। उसी समय एक सिपाही उनकी सेल की तलाशी लेने
सामने आया। उसने देखा कि सारे कैदी अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब उसने जेम्स के बिस्तर की चादर उठाई तो वहां सिर्फ खाली बोरी के थैले रखे थे। अजीब बात यह थी कि उस सिपाही ने कोई हंगामा नहीं किया। वो चुपचाप मुड़ा और चला गया, जैसे जानबूझकर जेम्स को भागने दिया हो। वहीं जेम्स कुछ देर तक रेडियो पर सुनता रहा और फिर वापस कैंप लौट आया। अगले दिन तीनों फिर से सेल के कोने में छिपकर इकट्ठा हुए ताकि वे सब शांति से चर्चा कर रहे थे। जेम्स ने कहा कि अमेरिकन पास हैं। सब लोग नवाजो कोड में बात कर रहे थे और मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, लेकिन जेम्स के पास बाहर निकलने की एक योजना थी। उसने बताया कि उसने एक ग्लाइडर देखा था जो लाइन के पास पड़ा हुआ था और उसके पास एक शीट भी फेंकी हुई थी। कॉलिन ने कहा कि हाँ, ग्लाइडर है, लेकिन उसके पास मोटर नहीं है और वो अकेले उड़ नहीं सकता। जेम्स ने कहा कि ये कोई आम ग्लाइडर नहीं है, इसमें एक हुक लगा है ताकि दूसरी प्लेन उसे खींचकर ऊपर उठा सके। उसकी योजना थी कि अगर कोई पायलट अपनी प्लेन इतनी पास उतारे कि हुक जुड़ सके तो ग्लाइडर उन्हें ऊपर खींचकर दूर ले जा सकता है। गैब्रियल ने कहा, अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो हम सिग्नल नहीं भेज पाएंगे और बीच में फंसकर बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे अभी भी बात कर ही रहे थे, तभी एक गार्ड आया और जेम्स को ले गया। उसने जेम्स को फिर से आइटो के सामने पेश किया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। सबने उसे इज्जत दी और सामने बैठने के लिए कुर्सी दी गई। आइटो ने सीधे पूछा, नवाजो के बारे में तुम क्या जानते हो? जेम्स ने शांत स्वर में कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आइटो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये एक इंडियन भाषा है और अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हारे अमेरिकन दोस्त जरूर जानते होंगे। वो आगे झुककर बोला, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कौन हमें इसकी डिकोडिंग में मदद कर सकता है। जेम्स ने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, भले ही किसी को पता हो, हम आपको क्यों बताएंगे? ये तो सीधी सीधी गद्दारी होगी। इतो मानता था कि आदमी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर भी किसी ने मुंह नहीं खोला। किसी ने कहा कि अब वो अपनी फैमिली दोबारा नहीं देखेगा। इतो ने कहा कि अगर तुम इस कैंप से बच भी गए तो तुम्हारी मौत मार्च में पक्की है और अगर मार्च में बच गए तो दूसरा कैंप तुम्हारे लिए और भी बड़ा नरक होगा। जेम्स ने उसकी धमकियों से डर नहीं दिखाया और शांत खड़ा रहा। फिर गार्ड्स उसे वहां से ले गए और किसी दूर जगह पर पहुंचाया। कैप्टन ने कहा, मैं उसे अभी मार सकता हूं, पर यह मेरी बड़ी फिक्र नहीं है। लेकिन कैप्टन ने कहा कि उसे अभी और तुरंत खत्म करना होगा, देरी बर्दाश्त नहीं। उसी वक्त आइटो चिल्लाया, हम पर एक हमला होने वाला है। कहा गया कि अमेरिकन और ब्रिटिश हमारे आसपास हैं और वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, इसलिए सबको तैयार रहना होगा। अगले दिन जेम्स को उसकी सेल में बहुत बुरी तरह पीटा गया। उसे लाठियों से मारा गया, उसका शरीर कमजोर पड़ गया और उसके जख्म साफ नजर आने लगे। अब बात सिर्फ मारपीट तक नहीं रही, उन्हें थके हुए हालत में लड़ने पर मजबूर किया गया। जेम्स मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे हल्के में लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसकी हथकड़ियां खोली गईं, जेम्स शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। इस बार उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने सबको इतनी ताकत से मारा कि कोई भी खड़ा नहीं रह सका। कैप्टन गुस्से में चिल्लाया, तुम सब कायर हो, एक आम कैदी के सामने हार गए। वो और भड़कते हुए बोला, अपने सिपाहियों को आदेश दो, अभी उसे मार डालो। लेकिन ईटो ने शांत लहजे में कहा, नहीं, उसे मत मारो। कैप्टन शर्मिंदा हुआ और अपनी नाकामी का गुस्सा दूसरों पर उतारा। उसने गुस्से में कुछ कैदियों पर गोली चला दी और फिर भरे क्रोध में वापस कैंप लौट गया। जेम्स अपनी चोटों से बेहाल होकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को जापानी कैंप के मेडिकल रूम में पाया। वहां पुराने औजारों की खटखटाहट थी और हवा में पेंट की तीखी गंध फैली हुई थी, लेकिन वहां उसके जख्मों की ठीक से देखभाल की जा रही थी। एक नर्स उसकी सेवा में लगी हुई थी। जेम्स ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो रुक गया। वो वही लड़की थी जिसकी तस्वीरें उसने पहले देखी थी। जेम्स को पता चला कि उस नर्स का नाम तलीसा है और वो भी पहले एक कैदी रह चुकी थी, बस अब कुछ हद तक ठीक हो गई थी। तलीसा ने उससे कहा कि ईटो कई रातों से सो नहीं पाया है, बेचैन है और उसे लगता है कि उन पर किसी भी पल हमला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबको मिटा देगा। रात में आइटो खुद जेम्स से मिलने आया। उसने कहा, तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, लेकिन तुम्हें अभी और लड़ाइयां लड़नी है। आज आराम कर लो क्योंकि कल तुम्हारी मौत पक्की है। जेम्स ने आत्मविश्वास से कहा, बस बहुत हुआ, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम यही बात 3 बार कह चुके हो। अगर सच में मारना है तो इतना दिखावा क्यों? अगर तुम्हारे लोग मुझे ऐसे ही लड़वाते रहे तो एक दिन वो सब मारे जाएंगे और आखिर में बस तुम रह जाओगे, तब तुम क्या करोगे? आइटो ने गुस्से में कहा, क्या तू मुझसे लड़ेगा? जेम्स कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से चला गया। वो वापस अपने साथियों के पास लौटा। सब बहुत खुश थे कि वो अभी भी जिंदा है। एक कैदी ने बताया कि जब जेम्स मेडिकल में था तो ऊपर से कुछ अमेरिकन प्लेन्स गुजरे थे। अब साफ हो गया था कि अमेरिकन कोस्ट के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उनसे संपर्क करने के लिए रेडियो की जरूरत थी ताकि उनकी योजना पता चल सके या रेस्क्यू के लिए सिग्नल भेजा जा सके। अगर गलती से गलत सिग्नल चला गया तो सब पकड़े जा सकते थे, लेकिन फिर भी रेडियो ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। रात में जेम्स और गैब्रियल चुपचाप बाहर निकले। वे कॉमन पॉइंट की जांच करने लगे।
थोड़ी दूर जाने पर एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और जोर से आवाज लगाई। जेम्स समझ गया कि आज रात भागने का कोई फायदा नहीं है। वो नहीं चाहता था कि दूसरा गार्ड मारकर अपनी परेशानियां और बढ़ाए, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और बिना टकराए जल्दी वापस लौट आया। जब वो पहुंचे तो सारे कैदी पहले से ही लौट चुके थे और दरवाजा बंद था। अगले दिन एटो ने सभी कैदियों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया और कहा, कल रात कुछ कैदियों ने अपनी कोठरी तोड़कर हमारे गार्ड्स पर हमला किया। मुझे पता है कि ये किसी एक का काम नहीं था, इसलिए जिसने भी इसमें हिस्सा लिया है वो खुद आगे आए। जेम्स ने देखा कि इन लोगों ने पहले कॉलिन को बहुत सताया था। तभी उसने ऊंची आवाज में कहा, तुमने गलत आदमी पकड़ा है, मैंने ही उन गार्ड्स को मारा था। एटो ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सच्चाई कबूल की, लेकिन पिछली रात तुम अकेले नहीं थे। फिर उसने एक और कैदी को घसीटते हुए लाकर जेम्स के सामने फेंक दिया और बोला, ये रहा तुम्हारा साथी, इसे हमने रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद एटो ने जेम्स को आदेश दिया कि वो इस कैदी की जान सबके सामने ले, एक सजा और परीक्षा के तौर पर। उसने शर्त रखी कि अगर जेम्स उसे मार देगा तो उसके दोस्त की जान बख्श देगा, लेकिन जेम्स ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी कमजोर और निहत्थे आदमी को नहीं मारेगा, क्योंकि ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। एटो ने बिना कुछ कहे उस कैदी को जेम्स के सामने ही मार डाला, ताकि सबके लिए एक डरावनी मिसाल बन जाए। अब जब जेम्स ने उसका आदेश नहीं माना तो उन्होंने तय किया कि वही सजा कॉलिन को दी जाएगी। जैसे ही सैनिकों ने कॉलिन पर हमला किया, वो फौरन पलटकर उन सब पर टूट पड़ा। उसने हर एक को इतनी बेरहमी से मारा कि उनकी चीखें पूरे कैंप में गूंज उठी। कुछ देर बाद गार्ड्स आए, उन्होंने उसे रोका और जोर से पीटा। फिर उसे वापस उसकी सेल में पटक दिया गया। रात में जेम्स एटो के पास गया और बोला कि कॉलिन को छोड़ दिया जाए, लेकिन एटो ने सख्त लहजे में कहा, उसने नियम तोड़े हैं, उसकी सजा सिर्फ मौत है। उसके चेहरे से साफ था कि वो अपना फैसला बदलने वाला नहीं है। जेम्स गुस्से में बोला, अगर तेरे पास वाकई हिम्मत है तो मेरे साथ खुद लड़के दिखा। क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है? एटो बहुत चालाक था। वो जानता था कि ऐसी लड़ाई में कूदना बेवकूफी होगी जहां हार पक्की दिखती हो। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे अपने दिमाग में पूरा हिसाब लगा रहा हो। जेम्स ने उसकी इस कायरता पर थूक दिया और चिल्लाया, कायर! गार्ड्स ने तुरंत जेम्स को पकड़ लिया। उन्होंने उसे घसीटकर कैंप से बाहर निकाला और उसका मजाक उड़ाया। उस पल जेम्स ने ठान लिया, अब जो करना है वो खुद करेगा। दूसरी तरफ से जवाब आया, समझ गया। असल में उस संदेश में कुछ ऐसे शब्द थे जिनका कोई मतलब नहीं था, ताकि दुश्मन उलझ जाएं। गाब्रियल ने कहा, शायद हमने बहुत ज्यादा गड़बड़ शब्द डाले हैं। अगर जापानी नहीं समझ पाए तो हमारे लोग भी उलझ जाएंगे। जेम्स ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। उन्हें पता है कि हमने ये सिग्नल बहुत मुश्किल से भेजा है, वो जरूर इसका सही मतलब समझ लेंगे। इसके बाद दोनों वापस कैंप की तरफ लौटे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सेल पूरी तरह खाली थी, जैसे जमीन ने सबको निगल लिया हो। अचानक गार्ड्स आ गए, उन्होंने दोनों को पीटा और बेहोश कर दिया। जब जेम्स को होश आया तो उसने देखा कि लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अमेरिकन सोल्जर्स जापानी कैंप पर बम बरसा रहे थे और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लड़ाई में बहुत नुकसान हुआ था और इसी वजह से जापानी सैनिक गुस्से में कैदियों को मार रहे थे और खुद भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी थलीसा ने जेम्स के हाथ खोले और कहा, जब तुम्हें पकड़ा गया था तभी कैंप पर हमला हुआ। एटो पागल हो गया है, वो हर किसी को बेमकसद मार रहा है। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरा कैंप जलकर खंडहर बन चुका है। कुछ कैदियों ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गोली मार दी गई। तभी अचानक ऊपर से एक बम गिरा और जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में कई गार्ड्स के शरीर टुकड़ों में बिखर गए और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। जेम्स और थलीसा भागते हुए टॉवर की तरफ दौड़े, लेकिन रास्ते में और गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। थलीसा ने कहा, तुम आगे बढ़ो, हम इन्हें रोक लेंगे, वक्त मत खोना। थलीसा और उसकी साथी लड़कियों ने चाल चली। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उनके पेट में दर्द हो रहा हो। जैसे ही गार्ड उनके करीब आया, दोनों ने मिलकर उसे चाकू से वार किया और तुरंत मार डाला। उधर जेम्स टॉवर की तरफ भागा ताकि रेडियो ले सके। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गार्ड्स कैदियों को बारी बारी से मार रहे हैं और अब बारी उसके दोस्तों की थी। ये देखकर जेम्स ने सब कुछ छोड़ दिया और पहले उन्हें बचाने की सोची। जैसे ही गार्ड्स गोली चलाने वाले थे, जेम्स ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। तभी बाकी कैदी भी टूट पड़े और पूरी ताकत से हमला कर दिया। उसी अफरा तफरी में कॉलिन की लड़ाई कप्तान जापानी अफसर से हुई। मुकाबला बहुत जबरदस्त था, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही कॉलिन उसे खत्म करने वाला था, पीछे से किसी ने गोली मारी और कॉलिन वहीं गिरकर मर गया। इस उथल पुथल के बीच जेम्स सीधे एटो के कैंप में घुस गया। हम देखते हैं कि एटो पहले से ही अंदर बैठा जेम्स का इंतजार कर रहा था, जैसे उसे पता था कि वो जरूर आएगा। एटो ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन है जो भाग रहा है? फिर उसने अपनी तलवार निकाली और जेम्स को लड़ाई के लिए ललकारा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई, लेकिन जेम्स की ताकत और गुस्से के सामने एटो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तलवार उसके हाथ से गिर गई तो उसने जल्दी से पिस्तौल निकाली, लेकिन जेम्स ने उसे छीनकर दूर फेंक दिया और उस पर लगातार मुक्के बरसाने लगा। वो लगभग उसे मार ही देता, लेकिन तभी गैब्रियल आ गया और चिल्लाया, बस करो, चलो यहाँ से, प्लेन रास्ते में है। जेम्स ने पीछे देखा, फिर एटो को छोड़कर निकल पड़ा। कप्तान एटो ने उन्हें भागते देखा और बंदूक
बंदूक उठाई। वो गोली चलाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। उसकी आंखों में हार और शर्म साफ झलक रही थी। उसे एहसास था कि अगर आज वो जेम्स को मार भी दे तो भी वो अपनी कायरता की सच्चाई कभी नहीं बदल पाएगा। इसलिए उसने जेम्स को जाने दिया। हम देखते हैं कि जो लोग जिंदा बचे थे वो आखिरकार असली विमान तक पहुंच गए। उन्होंने उसे रस्सी से बांधा और एक मजबूत हुक तैयार किया। फिर सब अंदर बैठ गए, सांस थामे, उस पल का इंतजार करते हुए। ऊपर से एक अमेरिकी फाइटर प्लेन उड़ता हुआ आया। उसने अपना हुक नीचे गिराया और खतरनाक तरीके से नीचे झुका। ये एक बेहद जोखिम भरा कदम था, क्योंकि जरा सी गलती से पूरी योजना नाकाम हो सकती थी। लेकिन किस्मत इस बार उनके साथ थी। हुक मजबूती से विमान में फंस गया और फाइटर प्लेन ने उन्हें हवा में खींच लिया। आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। वो उस नरक जैसे कैंप से निकल गए। लेकिन अफसोस, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कई लोग पीछे रह गए। जेम्स ने खुद से वादा किया वो जरूर लौटेगा और सबको वहां से निकाल कर लाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 8 साल बाद हम फिर देखते हैं वही जेम्स। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जेम्स दोबारा जापान लौटा। उसके जहन में अब भी पुराने जख्म और यादें ताजा थीं। वो यहाँ सिर्फ एक वजह से आया था, एटो से मिलने, क्योंकि उनका पुराना हिसाब अभी बाकी था। लेकिन जब वो पहुंचा तो एटो वहां नहीं था। उसकी जगह उसका बेटा मिला। जैसे ही बेटे को पता चला कि ये वही जेम्स है, वही सैनिक जिसकी वजह से उसके पिता पूरी जिंदगी शर्म और हार में जिए, उसने अपने छात्रों को आदेश दिया कि वो जेम्स को सबक सिखाए जो वो कभी न भूले। जेम्स लड़ने नहीं आया था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। अकेले ही उसने सबका सामना किया और आखिरकार सबको हरा दिया। सोका, जो एटो का बेटा था, हैरानी में सब देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसने हार मान ली और धीरे से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आतो की मौत को 1 साल बीत चुका था। मरने से पहले उसने अपने बेटे सोका को जेम्स के बारे में सब कुछ बता दिया था। जब जेम्स को आटो की मौत की खबर मिली तो वो बिना कुछ कहे वहां से लौटने ही वाला था। लेकिन सोका ने उसे रोक लिया और कहा, मेरे साथ एक बार लड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में जो कहा था वो कितना सच है। जेम्स ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। सोका ने अपनी सबसे तेज चाल से हमला किया, लेकिन जेम्स पहले से उसकी हर हरकत समझ चुका था। उसने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। अगर जेम्स चाहता तो वो सिर्फ एक मुक्के में उसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और लड़ाई यहीं खत्म कर दी। सोका ने नीचे नजर झुकाई और कहा, मेरे पिता हमेशा कहते थे एक दिन वो योद्धा जरूर यहाँ लौटेगा, क्योंकि वो चीज जो एटो के लिए सबसे कीमती थी अब भी उसके बेटे सोका के पास थी। हम देखते हैं कि वो चीज दरअसल जेम्स की पुरानी मिलिट्री बैज थी, वही निशान जो एटो को पहले युद्ध में मिली थी। सोका ने वो बैज जेम्स को लौटाते हुए कहा, पिता ने इसे हमेशा संभाल कर रखा था, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम खुद आकर इसे वापस लोगे। जेम्स ने चुपचाप बैज लिया। दोनों ने एक दूसरे को झुककर सम्मान दिया, एक योद्धा से दूसरे योद्धा तक। फिर जेम्स धीरे धीरे मुड़कर चला गया, अपने अतीत के सारे जख्म पीछे छोड़ते हुए। और यहीं खत्म होती है हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी और नए रोमांच के साथ।